वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। हर बार हम लोग एक मैसेज ड्रॉप कर देते थे कि हैप्पी इंजीनियर्स डे और एक सर्टेन कोड के साथ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज वन टू वन बात करें। काफ़ी कुछ बात करने को है और काफ़ी मटेरियल मैंने तैयार करा है आप लोगों के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा। एक अलग, बिल्कुल अलग हटके लेक्चर होगा ये। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल से भी जाएंगे, लाइफ से भी जाएंगे, थोड़ा सा हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि इंजीनियर्स डे जो है वो एम विश्वेश्वरैया जी जो हैं हमारे, वो उनके बर्थडे के तौर पे मनाया जाता है। और वो मतलब ये समझ लो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियर कहे जाते थे। तो अगर हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अगर हम उनसे सीखें, यानी कि उनके अचीवमेंट मैं स्टडी कर रहा था थोड़े दिन पहले, तो मैंने देखा कि एक जो मैं हर बार अपने क्लास में सिखाता हूँ कि इंजीनियर बनने के लिए आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। ठीक है। जैसे हर बार मैं क्लास में कहता हूँ कि एक इंजीनियर के लिए ना कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, उसको हर चीज़ का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो बात ये आ जाती है कि क्या आप सही जगह पे सही चीज़ों को फिट कर पा रहे हो। और देखा जाए तो सब कुछ इंजीनियरिंग में यही है कि भाई हमारे पास मान लेते हैं इंडक्टर है या रजिस्टर है। अगर हम बात करते हैं मशीन के तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आपने देखा होगा रजिस्टर को हमेशा एक नेगेटिव रोल दिया जाता है कि रजिस्टर क्या कर रहा है, लॉसेस क्रिएट कर रहा है। बट अगर वही रजिस्टर हम सही जगह प्लेस कर दें, सेम रजिस्टर जो लॉसेस क्रिएट कर रहा है, अगर हम उसी का इस्तेमाल जो है हीटिंग में कर दें, अगर उसी रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम हीटर में कर दें, तो देखो आप उसी से एक हीटिंग की कह सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हीटिंग का जो मशीन है वो हम इन्वेंट कर सकते हैं, हीटर इन्वेंट करेगा। तो कोई भी ऐसा वायर जो अगर मान के चलते एक नॉर्मल इंसान के लिए वो कहेगा कि अच्छा ये वायर जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसको फेंक दो, लेकिन एक इंजीनियर क्या करेगा, वो देखेगा कि एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो किसी इंजीनियर ने देखा होगा कि भाई वायर है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीटिंग ज़्यादा कर रहा है, तो क्यों ना इससे हम अपने घर को हीट करें, अपने खाने को गर्म कर लें। सो इसी तरीके से जो इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है वो हमेशा इस बात पे ध्यान देता है। उसको एक बात आपको हमेशा क्लियर रखनी चाहिए कि कोई भी चीज़ वेस्टफुल नहीं है, हर चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि बर्थडे है एम विश्वेश्वरैया जी का, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने कृष्ण सागर जो है, कृष्ण राजा सागर करके डैम बनाया, जो उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने क्या देखा कि एक वहाँ पे रिवर फ्लो कर रही थी, लेकिन वहाँ की आसपास की जो लैंड थी वो अनफर्टाइल थी। बड़ा एरिया जो था वो वेस्ट लैंड थी। ना तो वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन थी, ना ही वहाँ पे कोई काम की चीज़ हो पा रही थी, ना लोग ही उसका इस्तेमाल कर पा रहे थे। साथ ही साथ लोग को भी प्यास की पानी की समस्या थी, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहाँ पर एक डैम बनाया। अब डैम बनाने से क्या करा, उस वेस्ट लैंड पे डैम बनाया गया। उससे क्या हुआ, जब उन्होंने वहाँ पे डैम बनाया तो उससे वहाँ से कैनाल उन्होंने निकाले जो खेतों की तरफ भेजे, जिससे कि पानी को जो हमारा रिजर्वायर होता है उसमें पानी इकट्ठा करके देन वापस वहाँ से कैनाल के रूप में भेजा गया। तो उससे क्या हुआ कि जो आसपास की लैंड थी जो अनफर्टाइल थी उसको उन्होंने फर्टाइल बनाया। जिन लोगों को पानी पीने की समस्या थी उनको पानी मिल गया। और आप यकीन मानो आज के समय में बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो उस डैम को देखने जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सोर्स क्या है, एंड देन उसको कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये चीज़ ही आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाती है, ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 एमसीक्यू लगा लिए तो इससे आप बहुत बड़े इंजीनियर नहीं बनते हो। आपको लाइफ में ये तो एक जस्ट एक आपके माइंडसेट का टेस्ट है। मेन अगर आपको एक क्वालिटी इंजीनियर बनना है, जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा मैं जो लेक्चर तैयार करता हूँ, मेरे लेक्चर्स पे पूरा फोकस रहता है कि मैं आपको एक क्वालिटी कंटेंट दूँ, एक इंजीनियरिंग माइंडसेट आपको सिखाऊँ। ऐसी एक बहुत बड़ा जो इंजीनियरिंग माइंडसेट जिसके लिए मैं हर बार कहता हूँ, वो मैंने सीखा जब मैं अपने पीएचडी कर रहा था। एक्चुअली जब हम लोग पीएचडी करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ इनोवेटिव काम करना होता है, या कह सकते हैं कुछ नई रिसर्च करनी होती है जो पहले नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करना होता है, तरीका क्या, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि हमने रिसर्च करी और हमने कुछ नया बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है कि आपको, जैसे मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मैं मल्टीपल स्टडी करनी पड़ती, मल्टीपल रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं। और वहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं जाके कि वो जो रिसर्च पेपर है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, उसमें गैप कहाँ है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, रिसर्च गैप। तो अगर आपने रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर लिया कि मतलब ये टेक्नोलॉजी चल रही है, इस टेक्नोलॉजी में ये गैप था एंड हम लोग इस गैप को फिल कर रहे हैं, जैसे ही आप वो गैप फिल करोगे आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, नए रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने अपने पीएचडी में सीखी कि लाइफ को हम इसी तरीके से हर एस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो एक अच्छा इंजीनियर वो है जो एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसर्च गैप मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रिसर्च गैप मतलब आपने इमेजिन करा कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए और एक जो है दुनिया आज ऐसी है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, दैट इज द रिसर्च गैप। फॉर एग्जांपल अगर स्टीव जॉब्स की बात करें तो उन्होंने देखा होगा कि फोन में जब वो कीपैड वाले फोन होते हैं जिसपे हम लोग चलाते थे,
तो उस कीपैड वाले फ़ोन के अंदर उन्होंने देखा कि जो समस्या है कि भाई बटन दबाओ ये करो, तो उन्होंने इमेजिन करा होगा कि काश एक ऐसा फ़ोन हो जिसमें कीपैड ना हो और वहाँ पर क्या हो, टच से काम हो जाए। स्क्रॉल करने के लिए हम बस अपनी फिंगर का इस्तेमाल करें, ना कि बटन का, कि नीचे खिसकाने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करा कि करंट टेक्नोलॉजी बटन पे है और हमें एक इमेजिनेशन, एक इमेजिनरी दुनिया को उन्होंने कह सकते हो कि सोचा। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने इस गैप को फिल करा, वहाँ से ही नया प्रोडक्ट आया और वहीं से रिसर्च एक इनोवेट हुई। तो अगर आपका एक इंजीनियरिंग माइंडसेट होगा, अगर आपको एक इनोवेशन करनी है, दुनिया को बदलना है, तो एक इंजीनियरिंग माइंडसेट में आपकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एनालाइज करा होगा, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, मैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ, एक तुम्हें गैप दिखाता हूँ कि ऐसा हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जल्दी मैं पैरेलल ऑपरेशन के शूट कर रहा था वीडियोस, तो जैसे मैंने उसमें कुछ वीडियोस बता रहा था तो कि भाई डार्क लैम्प मेथड था, उसमें ये कमी थी, देन उसको हमने वन डार्क टू ब्राइट मेथड से ये कमी को दूर करा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा मेरे मैक्सिमम लेक्चर्स के अंदर हर बार एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि, इसीलिए मैं रिकैप करवाता हूँ कि पीछे ये इनोवेशन होके आई है, ये करंट टेक्नोलॉजी थी और ये गैप था उसके अंदर, तो कैसे इंजीनियर ने उस गैप को भरा, उसके बाद हम लोग उस लेक्चर को वहाँ पे फिट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगेन टाइम बहुत लगता है, जो बहुत लोग कहते हैं कि सर आपके लेक्चर स्लो आते हैं, तो क्वालिटी के ऊपर मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स में, जो भी मुझे सुनते हैं, उनके अंदर मैं इम्प्लांट करना चाहता हूँ कि आपके पास ये माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे हम लोग किस तरह से रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने देखा था, अभी जल्दी में रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था कि साउथ में कुछ बच्चे थे, उन्होंने क्या करा, स्टूडेंट्स थे, आईआईटी मद्रास के थे या एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। उन्होंने देखा कि साउथ में पानी की, पीने वाले पानी की समस्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे, जो ग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत नीचे हो गया, अभी बीच में न्यूज़ में आ रहा था। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि ह्यूमिडिटी है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है, और एनवायरनमेंट में अगर ह्यूमिडिटी है इसका मतलब क्या है, पानी मौजूद है और पीने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है। तो उस कनेक्शन को फुलफिल करने के लिए उन्होंने डिवाइस बनाई जो क्या करेगा, ह्यूमिडिटी वाला जो वाटर है उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर देगा, और यहीं से एक इनोवेशन हो गई। तो यहीं से तीसरी क्वालिटी जो इंजीनियरिंग माइंडसेट में होनी चाहिए वो ये है कि आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है। समझ में आ रही बात ये? एक अच्छा ऑब्जर्वर ही एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है। मतलब अगर आप केवल बुकिश नॉलेज रखते हो, अगर आप लाइफ को एनालाइज नहीं करोगे, अगर आप अपने सराउंडिंग को एनालाइज नहीं करोगे, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आप जो है कोई नई रिसर्च नहीं कर सकते, कोई चीज़ें आप नई इनोवेट नहीं करोगे। तो एक अच्छा इंजीनियर वही है जो एक अच्छा ऑब्जर्वर है, कि वो देख रहा है अपने आसपास की क्या समस्या है, क्योंकि जब आप अच्छे ऑब्जर्वर होगे तो आपको अच्छी नीड पता चलेगी। एंड आपको पता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, की मतलब जो कमी है, जो आप आसपास की सराउंडिंग में कमी महसूस करोगे कि हाँ यार ये चीज़ कमी है, जैसे वो कितनी भी हो सकती है। इसीलिए आइंस्टीन का जो कोट था ना, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, वो यही है। क्योंकि जब तक तुम एक ऐसे हाइपोथेटिकल दुनिया की इमेजिनेशन नहीं करोगे, तब तक कुछ नया इनोवेट कैसे करोगे। मतलब किसी ने तो सोचा होगा ना कि कैमरा हम लोग स्मार्टफोन में ही लगा देते हैं, है ना, और जो इस पर्पज से क्या हुआ कि जिन लोगों ने ये नहीं सोचा वो वाइप आउट हो गए, जिनके मोबाइल में ये नहीं फीचर था वो गायब हो गई कंपनीज। तो आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। जैसे एम विश्वेश्वरैया ने देखा होगा कि भाई ये समस्या है, उन्होंने उस समस्या को पकड़ा और इसको दूर करा। तो आप उतने ही बड़े लाइफ में इंजीनियर बनोगे जितनी बड़ी समस्या को आप सॉल्व करोगे। अगर आप कन्वेंशनल काम करोगे जो सब कर रहे हैं, अगर आप कोई बड़ी समस्या सॉल्व नहीं करोगे, तो आप कोई बड़े इंजीनियर नहीं बनोगे। जैसे मैं एक टाटा स्टील के मालिक थे, टाटा स्टील नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सर्टेन कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, आपने नोट करा होगा, मैं जब भी आप स्टडी टिप्स के भी मेरी जो सीरीज़ है उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई हुई है, मैं हमेशा एक बात पे फोकस करता हूँ कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लेनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिकल पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, या अगर आप ये सब नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा सा देखते रहो कि आसपास क्या नया इनोवेशन हो रहा है। ठीक है, आप इंटरव्यू सुनो बड़े बड़े लोगों के, अब तो पॉडकास्ट आ गई हैं, आप पॉडकास्ट सुनो, तो बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा है आप आर्टिकल्स पढ़ो। हाउ इट वर्क्स की जो मैगजीन आती है वो फ्री में भी अवेलेबल है, साइट भी है, आप उसको जाके स्टडी करो। मैं मतलब ये समझ लो लगभग 10 साल तक मैंने हाउ इट वर्क्स की मैगजीन पढ़ी, बाई पीडीएफ और बाई वेबसाइट। तो वहाँ से क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिक आइडिया मिलती हैं कि अगर कोई चीज़ बायोलॉजी में काम कर रही है तो वो सेम चीज़ इंजीनियरिंग में भी काम करती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कैसे
लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे अभी हमारा नया बजट आया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, सब कुछ जोड़ूंगा। तो जैसे निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाऊँगा। अगर मान के चलते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ये कंट्रोल करना है कि लोग एक जो पर्टिकुलर एसेट है उसमें पैसा ना लगाएं बल्कि बैंक में डालें, तो इसको अगर वो कहेंगी केवल, तो उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए तरीका क्या होता है, इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड अप्रोच लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो बैंक है उसके इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया जाएगा। अगर भाई आपको एफडी में एग्जाम्पल के तौर पे 10% मिल रहा है, अगर हमने 6% से 10% कर दिया, तो जो कोई पर्टिकुलर एसेट है या पर्टिकुलर चीज़ है जहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको 8% मिल रहा था, तो अब क्या हुआ, सारे के सारे लोग वो पैसा वहां से निकाल के बैंक की एफडी में डाल देंगे। सीधी सी बात है यार, 10% मिल रहा है, आयुब समझ में आ रहा होगा। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट कंट्रोलिंग मेथड। ऐसा ही सेम केस देखो यहाँ पे ये करा गया। अगर हम डायरेक्टली किसी को कहते रहेंगे कि नहीं भैया पैसा आप बैंक में डालो, कोई नहीं सुनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक चल रहा है, अब मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक जो है वो शहर में से होके जा रहा है, ठीक है। अब हम कितना भी साइन बोर्ड लगा लें, कितना भी समझा लें कि भाई शहर के अंदर से हैवी ट्रैफिक को मत निकालो, इसको बाहर के रास्ते से ले जाओ, शहर के बाहर जो रास्ता है वहां से ले जाओ, कोई आपको नहीं सुनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शहर का जो रास्ता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वहां पे आपको स्पीड ब्रेकर एंड ऑल दीज लगाने पड़ेंगे। और जो शहर के बाहर का रास्ता है, जो हाईवे है, उसको आपको बड़ा स्मूथ बनाना पड़ेगा। वो जब बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा, है ना, बहुत ही बढ़िया सड़क, तो ऑटोमेटिकली सारी गाड़ियां जो शहर से जा रही थी वो ऑटोमेटिकली हाईवे से जाने लगेंगी, है ना। आप खुद सोचो भाई, पक्की रोड क्यों बनाई जाती है, ताकि आप कच्ची रोड पे ना चलो। अगर मान के चलते हैं वहां पे कोई रोड नहीं है, तो सब रैंडम बाहर चलेंगे कच्ची रोड पे। एक बार अगर आपने स्मूथ रोड दे दी, तो सारे के सारे लोग स्मूथ रोड पे चलेंगे। यानी कि लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ये पूरी लाइफ में फॉलो होता है। यानी कि अगर आपको चाहिए कि आप पर्टिकुलर ऑडियंस है या पर्टिकुलर लोग हैं उनको आप डाइवर्ट करो, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जिस रास्ते से हटाना चाहते हो उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो, और जिस रास्ते पे ले जाना चाहते हो उस रास्ते का रेजिस्टेंस कम कर दो। सेम यही एनालॉजी करंट में देखो काम करती है। अगर हमें करंट, दो पैरेलल पाथ हैं, सर्किट 1 एंड सर्किट 2। अब मैं चाहता हूं कि सर्किट 1 से जो करंट जा रहा है वो सर्किट 1 से ज्यादा जा रहा है, अब मैं चाह रहा हूं कि सर्किट 2 में शिफ्ट हो जाए। तो क्या करना है, सर्किट 2 लाओ और उसका रेजिस्टेंस कम कर दो। जितना कम करते जाओगे उतने प्रोपोर्शन में करंट जो होगा शिफ्ट हो जाएगा। और चाहते हो कि सारा करंट जाए, तो शॉर्ट सर्किट कर दो। आपने देखा होगा ये सेम काम हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर मैंने पढ़ाया था, सर्ज डाइवर्टर पढ़ाया था, वहां पर जो सब स्टेशन की सीरीज थी, तो वहां पर आप देखो वो चीज मैंने बताई है। तो देखो सिंपल सा रूल है, लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और ये हर जगह फॉलो होता है। सेम ऐसे ही आप अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक में, तो जो रेजिस्टेंस है वो वहां पर जाके रिलक्टेंस हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट में से कोई मैग्नेटिक फील्ड ना जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके चारों तरफ एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देते थे, जिससे क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो पहले सब तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी बिकॉज एयर थी, अब जब हमने वहां पे फेरोमैग्नेटिक कोर रख दी, तो उससे क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो इस तरीके से सर्कुलेट होकर निकल जाएगी उस कोर के अक्रॉस ही। तो वो जो डिवाइस थी वो हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स मैग्नेटिक शील्डिंग में बताया था। तो मतलब क्या है कि देखो, आप देखो कि ये लॉ हर जगह काम कर रहा है। तो जब भी आप कोई मैसेज देने की कोशिश करो और लोग ना समझ रहे हो और आप वो चीज करवाना चाह रहे हो, तो क्या करो, उस रास्ते से जो मतलब जो तुम करवाना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर तरीके में आप रेजिस्टेंस को कम कर दो। देखो सेम यही चीज सरकार कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। ध्यान से देखो, सरकार चाह रही है कि आप क्या करो, जो गैस, जो ऑयल बेस्ड सिस्टम है या जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, आप उनसे शिफ्ट होकर रिन्यूएबल पे जाओ। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सिंपल है, सरकार ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे सब्सिडी दी हुई है, सोलर पे सब्सिडी मिल रही है कि आप सोलर लगवाइए। और ऑयल के प्राइसेस देखो हाई रख रखे हैं, जबकि बाहर के मार्केट में कम है, लेकिन उन्होंने ऑयल के हाई रखे हैं और जो सोलर है उस पर सब्सिडी दे रहे हैं। इससे क्या हुआ कि इंसान, अगर वो सरकार कहती कि सोलर लगवाओ सोलर लगवाओ, तो कोई नहीं लगवाता, लेकिन जैसे ही उन्होंने सब्सिडी दी तो इंसान देखो शिफ्ट हो गया और उसने सोलर लगा ली। अब इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या करा, इनडायरेक्टली कंट्रोल करा। तो आप देखो कि लाइफ या साइंस या इंजीनियरिंग, इन सब में बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो एक अच्छा ऑब्जर्वर, एक मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ने वाला बंदा एक अच्छी रिसर्च कर सकता है, एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। तो इंजीनियरिंग बनने के लिए एग्जाम तो एक कह सकते हो एक फिल्टर आउट करने का तरीका है, चाहे वो जेई हुआ, ए हुआ या गेट हुआ। दिस इज जस्ट अ फिल्टर आउट मेथड। मेन जो आपको एक लाइफ में बड़ा इंजीनियर बनाएगा वो आपका माइंडसेट होगा
और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो मैं केवल आपको यहाँ मशीन या पावर सिस्टम केवल नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको एक इंडिपेंडेंट थिंकर बना सकूं। आप अगर अच्छी थिंकर होगे तो आप इंडिया को, जो कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे देश को आगे लेके जाओ, तो ये एक मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग की जो, मैं चाहता हूं कि जो आने वाले समय में इंजीनियर्स हैं वो एक अलग लेवल पे काम करें, और उनका जो माइंडसेट है, अगर उसमें मेरा 0.001% भी कंट्रीब्यूशन रहा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसीलिए आप केवल बुकिश मत रहें, आप थोड़े से अच्छे ऑब्जर्वर बने और चीज़ों को कनेक्ट करके काम करें। तो आई होप आपको आज का ये जो छोटा सा एक सेशन था वो पसंद आया होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हाउ इट वर्क्स की मैगजीन हो गई, या अखबार है, या आप जो भी चीज़ें हैं, मतलब अदर देन टेक्निकल, उसकी भी स्टडी करने की आदत डालो। नॉन फिक्शन बुक पढ़ो, अदर डिसिप्लिनरी की बुक्स पढ़ो, ठीक है। और आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हैप्पी इंजीनियर्स डे अगेन टू ऑल ऑफ यू, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ एक बढ़िया इंजीनियर बनो, ताकि आप भी एम विश्वेश्वरैया की तरह कोई बड़ी देश की प्रॉब्लम सॉल्व करो और हम सब आपको याद करें। थैंक यू।